Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। उसमें बताया था अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारा मैंने कवर किया था और साथ में बताया था कि मनी मार्केट के और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कैसे हम लेन देन कर सकते हैं, वो सारा मैंने बताया था। तो आज देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट रेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है, क्लियर। हम देखेंगे इसके अंदर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होता है, फिक्स रेटेड बॉन्ड्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल रेटेड बॉन्ड्स क्या होता है, ये सारा इसके अंदर हम देखेंगे पूरा। तो वीडियो में इसको पूरा अच्छे समझना है, आपको काफ़ी चीज़ें करनी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे आप, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज होता क्या है? गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ये जो होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मतलब जिनकी वैलिडिटी, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती है। इट मे बी 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर्स में भी। तो जिसकी मैच्योरिटी 1 साल ज्यादा होती है, इट मींस अगर सरकार को 1 साल से ज्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई को बोलेगा कि ये लीजिए गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं जीसैक, ये ले लीजिए आप जीसैक, आप इसे मार्केट में इशू किए और हमें इतना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए हमें दिलवाइए। और उस पर जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे करेगा, उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे करेगा, जिसका बेसिकली टेन्योर जनरली 5 साल से 40 इयर्स का होता है। इनका टेन्योर जो होता है, मीन जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका 5 साल से 40 साल का होता है आपका। और दूसरा पब्लिक डेट ऑफिस, आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई, ये क्या है आपका, इट एक्ट एज अ डिपॉजिटरी और रेगुलेटरी ऑफ जीसेक्स और ये जो पब्लिक डेट ऑफिस आरबीआई का होता है, यही डील करता है कि इसको कैसे इशू करना है, कैसे पैसा उठाना है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट, सारा पेमेंट जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज है, वो सारा कौन डील करता है, पब्लिक डेट ऑफिस डील करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल, जिसको बोलते हैं एसडीएल। जैसे मैंने बताया था ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार में उठाता है। मींस वो ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है मार्केट में और पैसा उठा लेता है, मार्केट से ले लेता है उधार में। स्टेट डेवलपमेंट, मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता, क्लियर। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है। अब जब स्टेट को भी, भाई स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी तो लोन की, पैसे की जरूरत पड़ती होगी, तो वो कैसे करेंगे, वो अपने स्टेट डेवलपमेंट लोन मींस एसडीएल को इशू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक स्टेट गवर्नमेंट हूं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मार्केट में करूंगा अपना एसडीएल मार्केट में इशू करूंगा और मार्केट से जितने पैसे का मैंने इशू किया है उतना मैं मार्केट से पैसा उठा लूंगा, क्लियर। अब ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, मींस लॉन्ग टर्म ये सिक्योरिटी है, क्लियर हो गया आपको। दूसरा जो एसडीएल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, जितने भी बैंक्स है, जो भी बैंक्स है, क्लियर, वो आरबीआई स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को यूज कर सकता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने एलएफ को मेंटेन करने के लिए। मींस ये सारे के सारे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है ये एलिजिबल होते हैं किसके अंदर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई की। वो एलएफ क्या होता है, जो आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई डेली बेसिस पे क्या लिक्विडिटी को मैनेज करती है इकोनॉमी के अंदर थ्रू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो उसके अंदर क्या करता है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता खरीदता है ना। देखिए एलएफ क्या होता है, जिसमें रेपो रेट
और रिवर्स रेपो रेट। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिटेल में समझना हो तो मेरी वीडियो आप देख लेना। क्लियर? रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से, बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से अगेंस्ट कोलेटरल्स, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है बैंक से अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो जो भी बोरोइंग होगी वो अगेंस्ट कोलेटरल्स होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर बैंक, मान लीजिए मैं एसबीआई हूं, मैं आरबीआई से बोरो कर रहा हूं, तो मुझे आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी होगी, और जितना मुझे पैसा चाहिए मैं आरबीआई से ले सकता हूं। क्लियर? तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मैं कह रहा हूं ना, जो एसडीएल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, वो एलिजिबल है इस एलएफ के अंदर। मतलब अगर किसी भी बैंक के पास एसडीएल है, वो आरबीआई को वो एसडीएल दे दे और आरबीआई से उसके ऊपर वो लोन ले सकता है। तो सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। क्लियर? और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एसडीएल को जो आपकी उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, जो आपकी उदय स्कीम है, उसके अंडर भी क्या है, एसडीएल को इशू करके मार्केट से पैसा उठाया था, तो ये होता है आपका एसडीएल। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड रेट बॉन्ड एंड फ्लेक्सिबल और यू कैन से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। देखिए फिक्स्ड रेट बॉन्ड क्या होता है? मान लीजिए बॉन्ड, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है, मान लीजिए 100 रुपीज का बॉन्ड इशू किया है, कितने पे? एट 10% इंटरेस्ट रेट पे। तो इट मींस 10% इंटरेस्ट रेट पे, मान लीजिए 10% ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कल को मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% है इन्फ्लेशन, क्लियर, तो भी इंटरेस्ट रेट 10% रहेगा। अब मान लीजिए कल को इन्फ्लेशन इंक्रीज होके, नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन इंक्रीज होके 5 से 7% हो जाए, तो एक तरह से मान लीजिए ये जो बॉन्ड है ये फिक्स्ड रेट पे, तो ये इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काउंट नहीं करता है, मींस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को ये एक्सक्लूड नहीं करता है। अगर ये 10% पे इन्फ्लेशन कितना भी इंक्रीज हो जाए, कितना भी डिक्रीज हो जाए, इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। जैसे कि आपकी एफडी हो गई, मींस जो बैंक है, बैंक ने मान लीजिए पर्सन ए को 10% इंटरेस्ट रेट पे 10% इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए बैंक है जो आपका, बैंक ने ये पैसा दिया 10%। अब इस केस में मान लीजिए क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन 5% हो तो बैंक को प्रॉफिट कितना है? 5% का प्रॉफिट है बैंक का। भाई इन्फ्लेशन 5% है, क्लियर, तो बैंक का रियल इंटरेस्ट रेट कितना निकल के आया? 5% निकल के आया। रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है? देखिए रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में इन्फ्लेशन। अब देखिए नॉमिनल कितना है? 10%, ये नॉमिनल है। इन्फ्लेशन कितनी है? 5%, तो रियल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 5%। यही तो एग्जैक्ट जो है बैंक्स को फायदा होगा ना, यही तो प्रॉफिट होगा, यही तो स्प्रेड होगा। क्योंकि देखिए अगर 5% इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है? ये 5% महंगाई आपके पैसे को 5% से कम भी कर रहा है ना, तो उसका क्या है? ये इफेक्ट को, इस इन्फ्लेशन को इफेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा। अब देख लीजिए कल को मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% से 7% हो जाए, तो अब देखिए अब बैंक का रियल इंटरेस्ट रेट कितना निकल के आएगा? 10 माइनस में 5, 10 माइनस में 7, 3%। तो बैंक का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है आपका कि फिक्स रेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इन्फ्लेशन बढ़े घटे उससे उसके इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं होता, वो फिक्स रहता है, चाहे कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। क्लियर? फ्लोटिंग क्या हो गया? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काउंट करते हैं, मींस जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 10% फ्लोटिंग रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% है, तो कितना आया? एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट 5% आया। अब देखिए कल को इन्फ्लेशन 5 से 8% हो जाए,
तो एक्चुअल कितना आएगा 10% से 10% माइनस में 8, 2% आया, 2% आया। यानी कि अब आप एक चीज देखिए 2% आया, ये तो बैंक का नुकसान हो गया एक तरह से। जो लैंडर है जिसने पैसा दिया है उसका नुकसान है ना ये, जिसने पैसा दिया है, क्योंकि उसको रियल इंटरेस्ट 2% ही मिल रहा है, क्योंकि 8% से तो महंगाई की वजह से 8% से उसके पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। ठीक है, देखिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करे, क्लियर, और कमेंट करके बताए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करेगा, कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करेगा और लाइक भी करेगा, क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट है, 5% इन्फ्लेशन है, तो अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए 5 से 6% होगा तो इंटरेस्ट रेट भी 11% हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% से 4% हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी 9% हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, फ्लोटिंग का मतलब होता है अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन डाउन होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी डाउन होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है जो लेंडर पैसा देता है आपको उसका, तो इसलिए उसको नुकसान ना हो, इसलिए वो फ्लोटिंग रेट पे आपको बॉन्ड आपको पैसा वो देता है, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें क्या रखनी है कि इन्फ्लेशन फ्लोटिंग में क्या होता है, हम इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हम काउंट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, मीन जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो इशू होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे और रिडीम होते हैं अपनी फेस वैल्यू पे, मींस रिडीम एट पार। मींस देखिए जो मैंने ट्रेजरी बिल्स बताए थे, जो मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स बताए, कैश मैनेजमेंट बिल्स बताए, मैंने आपको कमर्शियल बिल बताया, मैंने आपको, ये सारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। मेरी पिछली वीडियो में देखना कैसे इशू किए जाते हैं, ये सारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। मींस ये इशू होते हैं सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे और रिडीम होते हैं एट पार और एट फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। ये मैंने पूरा समझाया, ट्रेजरी बिल वाली मेरी वीडियो देखना, उसमें अच्छे समझाया मैंने, क्लियर। तो मींस इस पे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं, ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये इशू होते हैं। जब डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट नहीं होता कि 5%, 6%, इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट नहीं होता, 0% इंटरेस्ट होता है। ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो कूपन बॉन्ड। इंटरेस्ट का मतलब होता है कूपन एक तरह से, तो जीरो इंटरेस्ट है तो इसको बोलेंगे हम जीरो कूपन बॉन्ड, बेटा जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड, देखिए कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए आपने जो 100 रुपीज आपने लोन पे दिए एट 10% इंटरेस्ट रेट, क्लियर। अब ये देखिए ये 100 रुपीज है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये 10% क्या आपका इंटरेस्ट है। तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, जब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज, इस प्रिंसिपल अमाउंट को आप इंडेक्स्ड करते हैं इन्फ्लेशन के, मींस आप इसमें इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आप इन्फ्लेशन का इंपैक्ट काउंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है जो हर साल 10% रहेगा आपका, क्लियर, जो इस 100 रुपीज पे लगेगा, आपका, क्लियर। मींस देखिए आप मान लीजिए इन्फ्लेशन, एक तो छोटा सा एग्जांपल, इन्फ्लेशन मान लीजिए जब ये इशू हुआ बॉन्ड, जब इन्फ्लेशन क्या थी 0% थी, मान लीजिए 2020 में 0% है, लेकिन 2021 में मान लीजिए इन्फ्लेशन कितना हो गया, 5% हो गया, इन्फ्लेशन 5% हो गया। तो देखिए इस 100 रुपीज पे 2021 में 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, ये 110 रुपए रहेगा ये। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड होता है। इट मींस अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो ये अमाउंट भी इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज करेगा।
अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगा ये अमाउंट भी इन्फ्लेशन के हिसाब से डिक्रीज करेगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% हो गया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, एक तरह से एग्जांपल ले लीजिए 105 रुपए हो गया, 105 हो गया आपका, क्लियर। क्योंकि 5% की इन्फ्लेशन है तो ये जो आपका 100 रुपए है ये आपकी क्या वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना एक तरह से, बिल्कुल ये अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो आप कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है, इन्फ्लेशन पे आप इंटरेस्ट रेट पे आप इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काउंट नहीं करते, बल्कि सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कैपिटल है, उस पे आप काउंट करते हैं, उसके अंदर आप इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काउंट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। अब नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल इंडेक्स में मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट को भी प्लस में इंटरेस्ट रेट को भी दोनों को आप इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड कर देते हो, इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड कर देते हो। इसका मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो जो आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा ये और ये दोनों ही इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, फ्लक्चुएट होगा पूरा। तो इसलिए इसको बोला गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। मींस हम इस पूरे बॉन्ड में जो भी अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट रेट दोनों को आप इन्फ्लेशन से क्या करते हो, आप काउंट करते हो। तो इस बॉन्ड में क्या होता है, वेयर बोथ कूपन भी और प्रिंसिपल अमाउंट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसको जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को कब यूज किया जाता है, मींस जो आपकी जो IIBs होते हैं आपकी, ठीक है क्लियर, ये कब यूज करते हैं, मे बी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या, आपका ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है आपको। नेक्स्ट है आपका सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसके जो प्राइसेस होते हैं, जो इस गोल्ड के प्राइसेस होते हैं, इस गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं, ये क्या है, इसको लिंक्ड कर दिया जाता है गोल्ड के प्राइस से, इसको लिंक कर दिया जाता है गोल्ड के प्राइस से, गोल्ड के प्राइस से। क्लियर। दूसरा देखिए, आप मान लीजिए इंडिया में आपको पता है गोल्ड का क्या है, गोल्ड एक सोशल स्टेटस माना जाता है, ठीक है लोग, और सबसे बड़ी बात क्या है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्लियर, कि आपको पता है गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो कल को आप कभी भी गोल्ड को सेल कर सकते हो करंट रेट पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से क्या है, सिक्योर, आप पैसा उसमें लगा सकते हो। अब होता क्या है, हम गोल्ड मैक्सिमम जो गोल्ड है हम इंपोर्ट करते हैं, तो इट मींस अगर इंडिया में गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंडिया को इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तो उससे इंडिया का इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो उस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, विच इज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। इसमें आप क्या बोला कि आप पैसा गोल्ड में मत इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए अगर आप 1 kg गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं, 1 kg गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप 1 kg गोल्ड मत परचेज कीजिए, इसके इक्विवेलेंट आप मान लीजिए 1 kg गोल्ड का प्राइस आपका मान लीजिए आता है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, तो इट मीन आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि डोंट इन्वेस्ट 1000 रुपीज, आप इस गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए, आप क्या करिए, इसके इक्विवेलेंट आप ये SGB सॉवरन गोल्ड बॉन्ड आप ये परचेज कर लीजिए, आप ये परचेज कर लीजिए। तो मान लीजिए ये 1000 रुपीज का आपने बॉन्ड परचेज कर लिया, इस 1000 रुपीज पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर आपको रिटर्न भी मिल रहा है, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। एक तो आपको रिटर्न मिल रहा है,
आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रही है प्लस में, क्योंकि क्यों इंटरेस्ट पे कर रही है कि गवर्नमेंट ने आपसे पैसा उधार लिया, इसलिए गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा इसका जो प्राइस है वो लिंक कर दिया गोल्ड के प्राइस से। मान लीजिए आज जो आपने 1 केजी गोल्ड 1000 रुपीज का आपने लेना था, मीन जिसकी रेट 1000 रुपए थी, और आपने वो 1000 रुपए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में डाला, क्लियर। अब मान लीजिए कल को ये रेट, गोल्ड का रेट 1500 हो गया, 1500 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इस सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से जस्ट क्या करा, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे गोल्ड आप परचेस करते हो, सेम वही चीज है, बस एक तरह से जो आप फिजिकली गोल्ड परचेस करते हो वो एक तरह से क्या हुआ, सरकार ने आपको एक बॉन्ड पेपर दे दिया। इससे क्या फायदा हुआ, जब आप जो इन्वेस्ट आप गोल्ड में करते थे, आप वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको सब कुछ वही मिल रहा है कि जो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, आपका भी सेम वैसे ही काम कर रहा है। दूसरा, आप किसी को भी सेल कर सकते हो, आप कभी भी इसको लिक्विडेट कर सकते हो, कभी भी इसको सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको, कहीं भी आप इसको बेच सकते हो, क्लियर। ज्वेलरी कहीं भी हो, आप बैंक में जाकर आप इसको दे सकते हो, क्लियर। तो इससे फायदा क्या हुआ, एक तो आपको वही सारा मिल गया जो आप गोल्ड में करते हो। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, पहली बात। अब गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल कम होगा, इंपोर्ट। दूसरा, आपको एक फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। दूसरा, जो इंडिविजुअल है, मैक्सिमम लिमिट क्या है इसके अंदर, 4 केजी आप इसमें क्या है, 4 केजी आप क्या कर सकते हो, एक इंडिविजुअल जो है 4 केजी तक इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो, आपको क्लियर। इंडिविजुअल हो जो, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो 20 केजी तक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, क्लियर हो गया आपको, क्लियर। तो ये सारा क्या आपका ये है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, क्लियर। और दूसरा, आप इन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो आपने एसजीबी लिया है, इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो, इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो, और इस सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को आप स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में आप इसे ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये है आपके कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप क्या करें, कमेंट करिए और लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स में स्टार्ट करूंगा, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में शेयर्स आपको दूंगा। थैंक यू।